बहुत सारे लोग अभी भी इसी बात पर डिबेट करते हैं कि अब तक का सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन कौन सा है, टॉबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड या टॉम हॉलैंड। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस मूवी के बाद आप सबको इस बात पर यकीन हो जाना चाहिए कि टॉम हॉलैंड ही स्पाइडरमैन के लिए सबसे बेस्ट चॉइस हैं। और हर बार की तरह इस बार भी समझ में नहीं आया कि ये मार्वल कर कैसे लेता है। मतलब एक इतनी एपिक मूवी रिलीज़ करने के बाद फ़ौरन ही 2 महीने बाद एक और उससे ज़्यादा एपिक मूवी कैसे रिलीज़ कर देता है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। सो गाइस, स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्टर की, तो इस मूवी के डायरेक्टर थे जॉन वॉल्ट्स और इन्होंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ डायरेक्ट करी हैं और स्पाइडरमैन का प्रीक्वल जो था वो भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन के हवाले से हमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, क्योंकि हमें पहले पता था कि ये डायरेक्टर अच्छे फेमस डायरेक्टर हैं, तो ये डायरेक्ट मूवी वैसे ही करेंगे जैसे ये हमेशा से करते आते हैं। तो इस बार भी बिल्कुल उन्होंने डायरेक्शन अपनी वैसी ही रखी थी और मैं कहूँगा कि इसकी जो स्टोरी लाइन थी, इसकी जो डायरेक्शन थी, इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इस मूवी की। और ख़ास बात इस मूवी में ये है कि इस मूवी की स्टोरी जो थी वो बहुत ही अलग थी दूसरी मूवीज़ से। मतलब प्लॉट ट्विस्ट के ऊपर प्लॉट ट्विस्ट आ रहे थे और इसने हमें एमसीयू की सारी मूवी से इस तरह से कनेक्ट करा है जिस तरह से आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप मेरी तरह हैं जो कि अभी तक एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग देख के जब आयरन मैन मर रहा होता है रो जाते हैं अभी भी, तो आप ये मूवी अवॉइड ही करिएगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपके जख्मों के ऊपर दबा के नमक छिड़का गया है। अब बात करते हैं हम अपनी कास्ट की। तो मूवी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे टॉम हॉलैंड की, क्योंकि मेरी नज़र में ये जो है स्पाइडरमैन बिल्कुल कॉमिक परफेक्ट है। कॉमिक्स का स्पाइडरमैन उठा लीजिए या एनिमेटेड सीरीज़ का स्पाइडरमैन उठा लीजिए, वो बिल्कुल टॉम हॉलैंड की जैसा है। इस मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन के रिलेटेड जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं कि किस तरह से वो सिर्फ एक टीनेज लड़का है जो कि पढ़ाई भी करना चाहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना चाहता है, लेकिन साथ में वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन भी बनना चाहता है। तो इन सारी मुश्किलों के अंदर जो है वही स्पाइडरमैन की स्ट्रॉन्ग स्टोरी हमें नज़र आई है, क्योंकि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन की स्टोरी जो चलती थी वो सिर्फ इसी वजह से चलती थी कि उसे टीनेजर्स जो थे कनेक्ट हो पाते थे, वो समझ पाते थे स्पाइडरमैन को, क्योंकि वो भी उसी की तरह थे। तो ये चीज़ हमने मूवी में बहुत अच्छी तरीके से देखी और टॉम हॉलैंड की एक्टिंग को मैं फुल मार्क्स देना चाहूँगा, मतलब ज़बरदस्त। और उसके अलावा अगर हम दूसरे बड़े एक्टर्स की बात करें तो इसमें जेंडाया आती हैं जिन्होंने एमजे का रोल प्ले किया है और उनकी भी एक्टिंग इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। वो शुरू से एक जीनियस लड़की के तौर पर हमें दिखाई गई हैं और अभी भी इस मूवी में भी उनका रोल कुछ ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम बात करें जेक जिलेनहॉल के मिस्टीरियो की, तो मैं ये कहूँगा कि स्पाइडरमैन के बाद अगर किसी ने इस मूवी को चुराया है तो वो मिस्टीरियो का कैरेक्टर ही है। अब मिस्टीरियो के कैरेक्टर पर ज़्यादा बात करना तो सही नहीं होगा क्योंकि एक स्पॉइलर फ्री वीडियो है, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने 90% जो है स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड और जेक जिलेनहॉल के मिस्टीरियो को ही स्क्रीन के ऊपर देखा है। और मैं कहूँगा कि मिस्टीरियो का कैरेक्टर जो है एक उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है फार फ्रॉम होम के अंदर, और उसकी स्टोरी लाइन, उसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इससे हम मूवी से और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर हम बात करें सैमुअल एल जैक्सन की निक फ्यूरी की, तो उस पर तो यानी अब बात करना बिल्कुल बेकार ही बात है, क्योंकि हम सबको पता है कि निक फ्यूरी यानी सैमुअल एल जैक्सन की जो एक्टिंग है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वो हमेशा की तरह इस मूवी के अंदर भी उन्होंने अपना बेस्ट निक फ्यूरी का पोर्ट्रे किया है और वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। साथ में मारिया हिल का जो कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त कराया है और स्पाइडरमैन के जो बाकी दोस्त है फ्लैश थॉमसन वगैरह, उन सबकी एक्टिंग भी वैसी थी जिस तरह हमने होम कमिंग में उनको देखा था। इस मूवी की मज़ेदार बात ये थी कि ये मूवी पूरे यूरोप के अंदर शूट करी गई थी, तो इस वजह से ये मूवी थोड़ी कलरफुल थी, ना कि पिछली कुछ मूवीज़ की तरह डार्क थी। और इस मूवी के अंदर भी हमें मार्वल का वही टच नज़र आया जहाँ पे हमने लाइट जोक्स वगैरह देखे और ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं जगह पे ये हमें बहुत ज़्यादा रुलाना चाह रही है और कहीं कहीं जगह पे वैसे ही हमें नॉर्मल हंसाना चाह रही है, मतलब जैसे कि नॉर्मली मार्वल की मूवीज़ के अंदर होता है। मूवी के CGI और एक्शन सीन्स की बात करें तो CGI जो थी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मतलब इस मूवी के अंदर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमें कुछ ऐसे सीन्स दिखने वाले हैं जो कि हमारा दिमाग घुमा देंगे। मतलब अगर आप इसको मूवी को 3D में अगर देखें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको दिमाग हिला के रख देंगे। तो वो सीन्स 3D के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगने वाले हैं। और अगर एक्शन की बात करें तो इस मूवी के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक एक्शन था ही था, क्योंकि स्पाइडरमैन की मूवी हो और हमें एक्शन ना मिले ऐसा बहुत कम होता है, और ख़ास तौर पे जब ये मार्वल की मूवी हो। तो इस मूवी के अंदर एक्शन की कोई कमी नहीं थी और इसमें एक्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म का था और इससे पहले आपने इस तरह का एक्शन नहीं देखा होगा। अगर हम इस मूवी की रेटिंग की बात करते हैं तो इस मूवी को बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग मिली है, जैसे कि IMDb पे इसको मिले हैं 10 आउट ऑफ 8.2, रोटेन टोमेटोज पे इसको मिले हैं 92% फ्रेश, और मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 8.5 टाइगर्स। 1.5 टाइगर्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये मूवी बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी जिस तरह की हमने एंड गेम देखी थी। इस चीज़ मूवी में कोई ना कहीं जगह कुछ चीज़ ऐसे थे जहाँ थोड़ी मूवी स्लो हुई थी और मुझे लग रहा था कि वो इस चीज़ को और अच्छा दिखा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस मूवी को मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि ये मूवी ऐसी नहीं है कि आप इसको मिस कर दें। इस मूवी को मस्ट वॉच मूवी है ये,
और ख़ास तौर पे जब ये मार्वल फेज़ 3 का हमारा एंड कर रही हो। मतलब यहाँ पे हमारा फेज़ 3 एंड हो रहा है और इसके बाद से जो मूवीज़ आएंगी वो फेज़ 4 की होंगी। तो ये मूवी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मूवी थी। और हाँ, इस मूवी के अंदर आखिर में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं और अगर आप मुझसे पूछें तो ये दोनों पोस्ट क्रेडिट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे पहले किसी मार्वल मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुए। क्योंकि अक्सर वो लोग एक इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन रखते हैं और एक फ़नी मोमेंट होता है, लेकिन इस मूवी के अंदर दोनों ही इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन हैं। और अगर आपने किसी एक को भी छोड़ दिया तो हो सकता है कि आगे जाके मूवीज़ में स्टोरी आपको कुछ समझ में ना आ रही हो। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें हम इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इसका वीडियो के नीचे जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपने इसको 10 में से कितनी रेटिंग दी है। और साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा, और साथ साथ मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस तरह का और ऑसम कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।